नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भाजपा सरकार का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें फेल बीजेपी। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी में बड़ी दरार, कई नेता हुए नाराज। जी हां दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद गुरुवार को मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, जिसमें 28 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। खास बात ये रही कि इनमें से 11 मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के थे। मंत्रिमंडल विस्तार के अब बीजेपी में विरोध के सुर उठने लगे हैं। इस बीच वरिष्ठ नेता उमा भारती ने प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को चिट्ठी लिख डाली, तो वहीं कई नाराज कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं के समर्थन में प्रदर्शन किया। दरअसल उमा भारती चाहती थी कि बुंदेलखंड क्षेत्र और लोधी जाति के विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने पार्टी को चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने लिखा कि मैंने पार्टी को एक महिला, ओबीसी और लोधी के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग करने की अनुमति दी। मुझे खुशी है कि कांग्रेस ध्वस्त हुई और सिंधिया अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में मेरे विचार को नजरअंदाज किया गया। ऐसे में फिर से मंत्रियों की सूची में संशोधन हो। इस बीच मंदसौर में बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया के समर्थक धरने पर बैठ गए। वो अपने नेता को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की मांग कर रहे थे। इसके अलावा देवास में गायत्री राजे के समर्थकों ने भी प्रदर्शन किया। वो भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से नाराज थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ज्योतिरादित्य को दिग्विजय का तीखा जवाब, मैंने शेरों का शिकार किया है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की सियासत में टाइगर जमकर धमाल मचा रहा है। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के टाइगर वाले बयान पर अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने खुद को शेर का शिकारी बताया है। दिग्विजय ने सिंधिया के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हमने भी शेर के शिकार किए हैं। इंदिरा गांधी द्वारा कानून बना देने के बाद हमने शिकार करना बंद कर दिया था। दरअसल शिवराज मंत्रिमंडल के गठन के बाद कांग्रेस से भाजपा में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को भोपाल में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को चुनौती देते हुए कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है। इसी के जवाब में दिग्विजय सिंह ने बयानबाजी की है। दिग्विजय सिंह ने ट्विटर के जरिए सिंधिया को जवाब देते हुए लिखा कि जब शिकार प्रतिबंधित नहीं था तब मैं और श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी शेर का शिकार किया करते थे। इंदिरा जी के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट लाने के बाद से मैं अब सिर्फ शेर को कैमरे में उतारता हूं। आपको बता दें कि गुरुवार को शिवराज मंत्रिमंडल में 28 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, जिनमें से सिंधिया खेमे का ज्यादा दबदबा रहा है। इसके बाद सिंधिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा की जीत होगी। उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। यह मंत्रिमंडल विस्तार नहीं बल्कि जिम्मेदारी दी गई है। उपचुनाव भाजपा जीतेगी, सभी जनसेवक की जीत होगी। किश्तों की सरकार जो 15 महीने चली उसको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। गौरतलब है कि इससे पहले सीएम शिवराज सिंह ने पिछले साल कमलनाथ सरकार को चेतावनी देते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है। शिवराज सिंह ने स्वयं को टाइगर कहकर संबोधित किया था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सिंधिया, शिवराज टाइगर हैं तो हमारे कमलनाथ बब्बर शेर, पीसी शर्मा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में टाइगर को लेकर हुआ सियासी घमासान शुरू हो गया है। सीएम शिवराज सिंह के बाद अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के टाइगर वाले बयान के बाद कांग्रेस नेता हमलावर हो गए हैं। दिग्विजय सिंह के बाद अब पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सिंधिया पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास कमलनाथ बब्बर शेर है। भोपाल में दिग्विजय सिंह के ट्वीट का जिक्र करते हुए पीसी शर्मा ने कहा कि सही है, सिंधिया को बताना चाहिए कि टाइगर कौन है, क्योंकि एक तरफ सिंधिया कह रहे हैं मैं शेर और दूसरी ओर शिवराज कह रहे हैं मैं शेर, लेकिन हमारे पास कमलनाथ के रूप में बब्बर शेर हैं। वहीं पीसी शर्मा ने उपचुनाव की तैयारियों को लेकर कहा कि बदनावर में पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी पहुंचेंगे। ये उपचुनाव का शंखनाद है। वो आदिवासी क्षेत्र है और कमलनाथ ने आदिवासियों के लिए काम किए हैं। बीजेपी की वर्चुअल रैली पर शर्मा ने कहा कि भाजपा में घमासान चल रहा है। इनके 100 दिन पूरे नहीं हुए, दिन पूरे हो गए हैं। जो लोग खरीद फरोख्त करके बीजेपी में गए हैं, ये मंत्रिमंडल शिवराज का नहीं है, सिंधिया का है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा के कांग्रेस को डूबता जहाज वाले बयान पर पीसी शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कल जो लोग भाजपा ज्वाइन किए हैं वो वे लोग हैं जिन्हें टिकट नहीं मिली, वो बिकाऊ हैं। कांग्रेस में अब टिकाऊ लोग बचे हैं। दरअसल कैबिनेट विस्तार के बाद सिंधिया ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है। यह मंत्रिमंडल विस्तार नहीं बल्कि जिम्मेदारी दी गई है। उपचुनाव भाजपा जीतेगी, सभी जनसेवक की जीत होगी। किश्तों की सरकार जो 15 महीने चली उसको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी कानपुर देहात में हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर फायरिंग, डीएसपी समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में डिप्टी एसपी समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। हमले में 7 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कानपुर देहात के शिवली थाना इलाके में पुलिस ने बिकरू गांव में दबिश देने गई थी। पुलिस यहां पर हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने के लिए गई थी। बताया जा रहा है कि जैसे ही पुलिस ने हिस्ट्री शीटर के घर पर दबिश दी, बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में बिल्हौर के सीओ देवेंद्र मिश्रा, शिवराजपुर के एसओ महेश यादव, 2 सब इंस्पेक्टर और 4 सिपाही शहीद हो गए। 7 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रयास के केस में शातिर विकास दुबे को अरेस्ट करने गई थी। हिस्ट्री शीटर विकास के खिलाफ 60 केस दर्ज हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कानपुर एनकाउंटर पर बोले राहुल, यूपी में जब पुलिस सुरक्षित नहीं तो जनता कैसे होगी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर में कुख्यात हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के साथ हुई मुठभेड़ में डीएसपी समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इस घटना के बाद विपक्षी दलों ने योगी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि यूपी में गुंडा राज का एक और प्रमाण, जब पुलिस सुरक्षित नहीं तो जनता कैसे होगी। कानपुर एनकाउंटर घटना के बाद राहुल गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, जब पुलिस सुरक्षित नहीं तो जनता कैसे। राहुल ने ट्वीट किया, यूपी में गुंडा राज का एक और प्रमाण, जब पुलिस सुरक्षित नहीं तो जनता कैसे होगी। मेरी शोक संवेदनाएं मारे गए वीर शहीदों के परिवारजनों के साथ है और मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राहुल गांधी के अलावा यूपी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कानपुर मुठभेड़, कांग्रेस, बसपा और समाजवादी पार्टी ने सरकार पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, कानपुर में अपराधियों के साथ मुठभेड़ में एक पुलिस उपाधीक्षक समेत 8 पुलिसकर्मी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भाजपा नीति प्रदेश सरकार में कानून व्यवस्था पर सवालिया निशाना लगाते हुए हमला बोला है। प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहद बिगड़ चुकी। प्रियंका गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा, बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस पर, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के सीईओ, एसओ सहित 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। उत्तर प्रदेश पुलिस के इन शहीदों के परिजनों के साथ मेरी शोक संवेदनाएं। प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहद बिगड़ चुकी है, अपराधी बेखौफ हैं। उन्होंने दूसरे ट्वीट में कहा, आमजन व पुलिस तक सुरक्षित नहीं है। कानून व्यवस्था का जिम्मा खुद मुख्यमंत्री के पास है। इतनी भयावह घटना के बाद उन्हें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, कोई भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, लालू राबड़ी राज में हुई गलतियों के लिए तेजस्वी यादव ने मांगी माफी। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी यादव ने एक बड़ा दांव चल दिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने 15 साल के लालू राबड़ी शासनकाल में हुई गलतियों के लिए माफी मांगी है। तेजस्वी यादव ने पार्टी के एक कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 15 साल के आरजेडी शासनकाल के दौरान अगर किसी प्रकार की गलतियां हुई है तो वह उसके लिए माफी मांगते हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि 15 साल के आरजेडी शासनकाल के दौरान जो भी हुआ उस वक्त हम छोटे थे और सरकार में क्या हो रहा था कुछ नहीं जानते थे। तेजस्वी यादव ने कहा, ठीक है 15 साल हम सत्ता में रहे, लेकिन हम तो सरकार भी नहीं थे, हम तो छोटे थे, लेकिन फिर भी हमारी सरकार रही। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि लालू प्रसाद ने सामाजिक न्याय नहीं किया। कार्यकर्ताओं को आगे संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके पिता लालू प्रसाद ने सामाजिक न्याय कायम किया। उन्होंने कहा कि 15 साल के आरजेडी शासनकाल के दौरान अगर इसी प्रकार की बहुमूल्य कमी हुई तो इसके लिए माफी मांगते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, लालू प्रसाद ने बिहार में सामाजिक न्याय किया, वह दौर अलग था। ठीक है, 15 साल में हमसे कोई कमी या भूल हुई है तो हम उसके लिए भी माफी मांगते हैं। तेजस्वी ने आगे संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की जनता उनको एक मौका और देगी तो वह उनको निराश नहीं होने देंगे। तेजस्वी ने बिहार की जनता से अपील किया कि अगर वह एक कदम आगे चलेंगे तो वह खुद 4 कदम आगे बढ़ने को तैयार हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने फोटो पोस्ट कर कहा, इंदिरा ले गई थी तो पाक 2 हिस्सों में बटा। देखते हैं पीएम क्या करते हैं। जी हां दोस्तों, चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव और दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच हो रही वार्ता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह अचानक लेह लद्दाख पहुंच गए। पीएम मोदी के इस तरह से लद्दाख पहुंचने की खबर ने विपक्षी खेमे में भी हलचल तेज कर दी है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने इंदिरा गांधी के लेह दौरे की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब क्या करते हैं। बता दें कि कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने 1971 के युद्ध से पहले की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी
गांधी की तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में इंदिरा गांधी लेह में सैनिकों को संबोधित करती दिख रही हैं। इस फोटो के साथ ही कांग्रेस नेता ने लिखा, जब इंदिरा गांधी लेह गई थी तो पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया गया था। देखते हैं मोदी क्या करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, फिलहाल पीएम मोदी नीमू के एक फॉरवर्ड लोकेशन पर है। यहाँ वो तड़के सुबह ही पहुँच गए थे। यह जगह 11,000 की ऊंचाई पर स्थित है। यह इलाका सिंध नदी के किनारे पर और जांस्कर रेंज से घिरी हुई बहुत ही दुर्गम जगह है। नीमू दुनिया की सबसे ऊंची और खतरनाक पोस्ट में से एक माना जाता है। अचानक पीएम मोदी के इस दौरे ने हर किसी को चौंका दिया। पहले इस दौरे पर सिर्फ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत को ही आना था। प्रधानमंत्री के दौरे में सैन्य अधिकारियों ने उन्हें सीमा से जुड़ी रिपोर्ट्स भी दी। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच प्रधानमंत्री का यह दौरा कई मायनों में अहम है। उन्होंने अभी पिछले महीने के आखिरी रविवार को ही अपने रेडियो प्रोग्राम में मन की बात में कहा था कि लद्दाख में हुई झड़प का चीन को उचित जवाब दे दिया गया है। इसके 2 दिन के अंदर भारत ने चीन के 59 ऐप्स को बैन कर दिया। बैन हुए ऐप्स में टिकटॉक, शेयर इट जैसे ऐप भी शामिल हैं, जो भारत में लोकप्रिय हैं। यही नहीं, पीएम मोदी ने बुधवार को चीनी ऐप वीइबो भी छोड़ दिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ये डबल इंजन की सरकार गरीबों की नहीं, एक इंजन भ्रष्टाचार में तो दूसरा अपराध में है। तेजस्वी, जी हाँ दोस्तों, तेज प्रताप की साली और ऐश्वर्या की छोटी बहन करिश्मा ने आरजेडी ज्वाइन कर लिया है। उन्हें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान तेजस्वी ने कहा कि बिहार बेरोजगारी का केंद्र बन गया है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा पलायन बिहार से हुआ है। पलायन क्यों हुआ? मौजूदा सरकार ने दावेदारी की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ अब तक। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि की भी कोई नहीं सुनता है, अफसरशाही है, किसी की कोई इज्जत नहीं है। लालू जी के समय में जनप्रतिनिधि की इज्जत थी। विधानसभा में 200 सीट की वैकेंसी निकली तो डॉक्टर, इंजीनियर आवेदन कर रहे थे। नीतीश कुमार भी यही कर रहे थे, लेकिन हो उल्टा रहा है। तेजस्वी ने कहा कि कारखाना सब बंद हो गया है, विकास सिर्फ अमीरों का हुआ और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। 15 साल में 55 घोटाले हुए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। चाचा जी ने हमको और पार्टी को धोखा दिया, अब हम चाचा बोलना छोड़ दिए। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री बोलते हैं किसी सामाजिक न्याय पर खतरा होगा तो उससे कोई समझौता नहीं होगा। नीतीश कुमार की क्या विचारधारा है, इसको लेकर हम कंफ्यूज रहते हैं। फिर पता चलता है उनकी कोई विचारधारा नहीं है, वे सिर्फ अपनी चिंता कर रहे हैं। यदि आपकी चिंता करते तो बीमारी इतनी फैलती नहीं। तेजस्वी ने कहा कि हम लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन वे घर में बैठे रहे हैं। दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री व्यवस्था देखने निकले, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। समय से ट्रेन नहीं खुला है, गरीब हजार किलोमीटर पैदल चले, लेकिन ये सब सोए रहे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि गरीब आए भाड़ा का पैसा वसूला, ऊपर से चार्ज भी लगाया। बीजेपी के लोग वर्चुअल रैली कर रहे हैं, 100 करोड़ तक खर्चा कर रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं किया गया। डबल इंजन की सरकार है और एक इंजन भ्रष्टाचार में है और एक इंजन अपराध में है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार आखिर बीजेपी में क्या मिला? बोलते थे कि विशेष राज्य का दर्जा लेंगे, किससे लेंगे? डोनाल्ड ट्रंप से। मोदी जी ही देंगे ना। क्या हुआ फिर? जो नीतीश कुमार बीजेपी की कठपुतली बनकर रह गए हैं, जैसे नचा रहे हैं वैसे नाच रहे हैं। आप कुछ भी करें, लेकिन बिहार को क्या मिला? अंत में तेजस्वी ने कहा कि आप लोगों से एक मौका मांग रहे हैं, एक मौका दीजिए, सबको मान सम्मान के साथ हर काम किया जाएगा। ये लोग साजिश कर रहे हैं कि प्रचार ही ना हो, लेकिन चुनाव कैसे होगा, यह काम निर्वाचन आयोग को देखना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार कांग्रेस ने डिजिटल सदस्यता अभियान की शुरुआत की। विधानसभा को लेकर ये है प्लान। जी हां दोस्तों, बिहार कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले डिजिटल सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। पटना के सदाकत आश्रम से प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा की अध्यक्षता में अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल वर्चुअल इस अभियान की शुरुआत में शामिल हुए। कांग्रेस बैठक में सबसे पहले गलवान में शहीद हुए सैनिकों को नमन किया गया। डिजिटल माध्यम से कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने आमजनों से अपील की कि वे कांग्रेस से डिजिटल माध्यमों से जुड़े। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ बदलाव के लिए नहीं, सेवा का एक मॉडल देने के लिए सरकार में आएगी। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि सरकार बदले, कांग्रेस नई सोच देगी और इसी बदलाव के नारे के साथ कांग्रेस चुनाव में जाएगी। शक्ति सिंह गोहिल ने जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस के सदस्यता अभियान में अब डिजिटली लोग जुड़ेंगे और बटन दबाने पर मात्र 30 सेकंड में सदस्य बन सकेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रेलवे का निजीकरण कर गरीबों का आखिरी सहारा भी छीन रही मोदी सरकार, देश की जनता इसका करारा जवाब देगी। राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, अपने पहले कार्यकाल से ही मोदी सरकार निजीकरण की राह पर है।
कई बड़ी सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया गया और कई इस लाइन में हैं। यहाँ तक कि मोदी सरकार देश की लाइफलाइन कही जाने वाली रेलवे में भी निजीकरण की ओर कदम बढ़ा चुकी है। सरकार ने इसके लिए 109 जोड़ी ट्रेनों के लिए प्रस्ताव भी मांगा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर इस फैसले को लेकर निशाना साधा है। गुरुवार को राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि रेल गरीबों की एकमात्र जीवन रेखा है और सरकार उनसे ये भी छीन रही है। जो छीनना है छीनिए, लेकिन याद रहे देश की जनता इसका करारा जवाब देगी। बता दें कि मोदी सरकार काफी समय से रेलवे में निजीकरण पर काम कर रही है। फिलहाल देश में 3 जोड़ी निजी ट्रेनें चल रही हैं। अब रेल मंत्रालय ने 109 जोड़ी प्राइवेट ट्रेनें चलाने के लिए रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन मांगा है। इससे पहले भी केंद्र सरकार की ओर से कुछ सरकारी संस्थाओं के निजीकरण करने की कोशिश की गई, जिस पर राहुल गांधी अक्सर हमलावर रहे हैं। फिर चाहे अब रेलवे हो या फिर पहले एयर इंडिया को बेचने की बात हो, राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं और विपक्षी पार्टियों ने भी मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। आज तक की खबर के मुताबिक इन ट्रेनों को भारतीय रेलवे के ड्राइवर और गार्ड ऑपरेट करेंगे। रेलवे के ये 109 जोड़ी सभी ट्रेनें भारत में निर्मित होंगी, जिससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। निजी कंपनियों की गाड़ियों के वित्त पोषण, खरीद, संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 10 दिन में टमाटर हुआ 3 गुना महंगा, जल्द 100 के करीब। आलू ने भी कई सब्जियों को पीछे छोड़ा। जी हाँ दोस्तों, टमाटर खाने के लिए अब कलेजा मजबूत करना होगा। 10-15 दिनों के भीतर ही टमाटर के रेट आसमान पर पहुंच गए हैं। 15 से 20 रुपए किलो में बिक रहा टमाटर महज 2 हफ्ते के भीतर 3 गुना महंगा हो गया है। फुटकर में इन दिनों टमाटर 60 से 80 रुपए में 1 किलो मिल रहा है। वैसे तो बरसात के मौसम में हर साल टमाटर के भाव बढ़ जाते थे, लेकिन इस बार तो कुछ ज्यादा ही बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बाजार में टमाटर की जो क्वालिटी आ भी रही है वो पहले से थोड़ी गिरी हुई है। पिलपिला टमाटर जरूर 50 से 60 रुपए के भाव से मिल रहा है, लेकिन अच्छे के लिए ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ रही है। रेट के और बढ़ने की भी संभावना है। लखनऊ के गोमती नगर में ठेले पर सब्जी बेचने आने वाले राजू ने बताया कि टमाटर की आवक बहुत घट गई, जब तक बढ़ती नहीं भाव बढ़ता ही रहेगा। आलू भी हुआ महंगा। वहीं आलू की कहानी तो और भी विचित्र है। इन दिनों एक आध सब्जियों को छोड़ दिया जाए तो ठेले का सबसे महंगा आइटम आलू ही हो गया है। 30 रुपए में 1 किलो बिकने लगा है। 10 दिनों में फुटकर में इसके दाम में 10 रुपए प्रति की बढ़ोतरी हुई है। 20 से सीधा 30। बाकी सब्जियों से ज्यादा तेज हुआ आलू। बता दें कि भिंडी, तरोई, लौकी, कद्दू, करेला, कटहल इन सभी सब्जियों से तेज आलू हो गया है। फुटकर में भिंडी, करेला और लौकी तो 20 से 25 रुपए में 1 किलो मिल जा रही है, लेकिन आलू सीधे इनसे 2 गुना। अमूमन बरसात के दिनों में हरी सब्जियों के रेट ऊपर भागते हैं, लेकिन इस बार आलू सबको पछाड़ के टॉप पर चला गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगला खाली करने के नोटिस के बाद लखनऊ शिफ्ट होंगी प्रियंका, ये होगा नया ठिकाना। जी हाँ दोस्तों, 1 अगस्त तक खाली करना है दिल्ली के लोधी एस्टेट का बंगला। लखनऊ के कॉल हाउस में शिफ्ट करने की प्लानिंग में प्रियंका। दिल्ली के लोधी एस्टेट स्थित बंगला खाली करने के नोटिस के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दिल्ली के बजाय लखनऊ शिफ्ट कर सकती हैं। प्रियंका के करीबी सूत्रों के मुताबिक वो बहुत जल्द लखनऊ में कॉल हाउस में शिफ्ट कर जाएंगी। कॉल हाउस इंदिरा गांधी की मामी शीला कौल का है। प्रियंका पार्टी की महासचिव होने के साथ साथ यूपी की इंचार्ज भी हैं, लिहाजा उनका ये कदम बेहद सदी हुई रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। कोरोना संक्रमण के दौरान प्रियंका का यूपी में दौरा कम हो गया था, ऐसे में लखनऊ शिफ्ट होना राजनीतिक दृष्टि से भी अहम है। प्रियंका महासचिव बनाए जाने के बाद से यूपी में ज्यादा सक्रिय रही हैं, चाहे वो मजदूरों को ले जाने के लिए बसों के इंतजाम का मुद्दा हो या फिर सोनभद्र के किसानों के नरसंहार के बाद का आंदोलन हो। आगामी चुनाव से पहले लखनऊ में बेस बनाने का फैसला। जानकारी के मुताबिक प्रियंका गांधी ने यूपी के चुनावों से पहले लखनऊ में अपना बेस बनाने का फैसला पहले ही कर लिया था। इंदिरा गांधी की मामी शीला कौल के घर कॉल हाउस की मरम्मत का काम पहले ही किया जा चुका है। लखनऊ में प्रियंका इसी घर में रहेंगी। प्रियंका के बच्चे उनके साथ शिफ्ट होंगे कि नहीं, इस पर फैसला अभी नहीं किया गया है, लेकिन ये तय है कि यूपी की राजनीति में पूरी तरह सक्रिय और शामिल रहने के लिए प्रियंका लखनऊ में शिफ्ट होंगी और अपना ज्यादा वक्त यूपी के अलग अलग जिलों में बिताएंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सोने चांदी की हाजिर कीमतों में आई जबरदस्त गिरावट, जानिए क्या रह गए हैं दाम। जी हाँ दोस्तों, सोने चांदी की हाजिर कीमतों में गुरुवार को भारी गिरावट दर्ज की गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने के भाव में 488 रुपए प्रति 10 ग्राम की भारी गिरावट आई है। इस गिरावट से दिल्ली में सोने का भाव 49,135 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार रुपए में मजबूती के चलते सोने की कीमतों में यह गिरावट दर्ज की गई है। गौरतलब है कि पिछले सत्र में बुधवार को सोना 49,623 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। घरेलू हाजिर सराफा बाजार
बाजार में सोने के साथ ही चांदी के भाव में भी जबरदस्त गिरावट आई है। चांदी के भाव में गुरुवार को 1168 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है। इस गिरावट से चांदी की कीमत 50,326 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इससे पहले पिछले सत्र में बुधवार को चांदी 51,494 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई थी। HDFC सिक्योरिटी के वरिष्ठ विश्लेषक तपन पटेल ने बताया कि रुपए में तेजी से बढ़त के चलते सोने की कीमतों में गिरावट आई है। गुरुवार को भारतीय रुपया $1 के मुकाबले 56 पैसे मजबूत होकर 75.4 पर ट्रेंड कर रहा था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो गुरुग्राम शाम सोने का वैश्विक वायदा भाव कॉमेक्स पर 0.10% या $1.70 की बढ़त के साथ $1,781.60 प्रति औंस पर ट्रेंड कर रहा था। इसके अलावा सोने का वैश्विक हाजिर भाव इस समय 0.13% या $2.31 की गिरावट के साथ $1,767.78 प्रति औंस पर ट्रेंड कर रहा था। वहीं चांदी का वैश्विक वायदा भाव गुरुवार शाम कॉमेक्स पर 0.15% या $0.3 की गिरावट के साथ $18.19 प्रति औंस पर ट्रेंड कर रहा था। इसके अलावा चांदी का वैश्विक हाजिर भाव इस समय 0.54% या $0.10 की गिरावट के साथ $17.92 प्रति औंस पर ट्रेंड कर रहा था। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।